Hello, good morning, student. And today's chapter is, as you know, on equality. And today we will discuss another points, and these points are very, very important. So let's begin with our next topic, which is, you can see a photograph of Dr. Bhimrao Ambedkar on your screen. और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इन्होंने कहा कि जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इनके आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्फ़ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ, विदाउट इट मैन इज़ अ कैसा हो जाता है, मैन एक कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, सिफर की तरह हो जाता है। टू लिव वर्थली विथ सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम difficulties. It is out of heart and ceaseless struggle along that one derived strength, confidence and recognitions. Children, as you know that मैंने कल भी पहले बताया था कि जो भी चीज़ें हैं इक्वालिटी के कंसर्न में, तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप ये कह सकते हो, चाहे राइट टू वोट है या फिर जो सोशल एंड इकोनॉमिक जो राइट्स हैं, दीज राइट्स आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत मायने रखते हैं किस तरह से हर इंडिविजुअल की डिग्निटी जो है, वो गरिमा जो है वो बरकरार रहे। आगे के उसमें हम देखेंगे स्लाइड्स में जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। मैंने पहले भी बताया था कि क्या सिर्फ इंडिया में ही है। यू हैव प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज़ इनइक्वालिटी और वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। या फिर कई अन्य देशों में। यस बेटा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, यानी जिनको अफ्रीका से उनके जो पूर्वजों को अमेरिका लेके जाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा प्लांटेशन के काम के लिए, डोमेस्टिक वर्क के लिए, उन लोगों को क्या किया गया, बहुत ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, रेसिज्म, राइट। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज ए लार्जली अनइक्वल। अभी भी उनकी लाइफ बहुत ही अनइक्वल है, इसको ध्यान रखेंगे। तो 1950s में एक इक्वल राइट मूवमेंट अफ्रीका में शुरू हुआ था और इसमें कहा गया था कि अफ्रीकन अमेरिकन्स वर treated extremely unequal in the United States of America. For example, when traveling, आप चैप्टर ओपन करके देखिए, वन ट्रैवलिंग बाई बस दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट वेन एवर ए वाइट पर्सन विश टू सिट। अगर वाइट पर्सन वहाँ बैठना चाह रहा है तो उसको वहाँ पर बैठा दिया जाता था और जो ब्लैक पीपल को हटा दिया जाता था। तो इस तरह का जो बिहेवियर था ये बहुत ही अगेंस्ट है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिग्निटी, एज यू नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है। और इस तरह का जो अनइक्वल बिहेवियर जो अमेरिका में अमेरिकन अफ्रीकन्स के लिए किया जा रहा था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, आप कह सकते हो बहुत ही गलत था, विच वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रोज़ा पार्कर एक अमेरिकन अफ्रीकन वुमेन थी, टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। आपको पता चल गया, रोज़ा पार्कर पूरे दिन के काम के बाद घर वापस लौटती हैं। ये समय था 1 दिसंबर 1955 का। तो उस समय एक वाइट मैन बस में चढ़ता है और उनसे कहता है कि आप सीट छोड़ दीजिए। उन्होंने मना कर देती हैं वो। तो ये जो उनका मना करना एक बहुत बड़े मोमेंट में कन्वर्ट होता है और अब बात होती है कि किस तरह से अनइक्वल बिहेवियर किया जाता है अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए। सो ये ध्यान में रखने वाली बात है। देखिए बेटा, हर जो पर्सनालिटी है, व्यक्ति है, सबकी अपना व्यक्तित्व है, ईश्वर ने उसके अपना व्यक्तित्व बनाया है। तो अगर ह्यूमन बीइंग इस तरीके का बिहेवियर करता है दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए, तो किसी भी तरीके का सही बात नहीं होती है। आई होप आप समझ रहे होंगे और इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अमेरिका में भी इस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पे आप रोज़ा पार्कर का फ़ोटो देख रहे हैं और ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, पहले मैंने आपको बताया। और इन्होंने किस तरह से एक हिस्ट्री क्रिएट करी थी कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी सीट को नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो इस तरह से आवाज़ उठना भी बहुत ज़रूरी होता है कि एक कंट्री में अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो क्यों इस तरह के बिहेवियर किए जाते हैं। तो क्योंकि इक्वालिटी का हक़ सबको है, समानता का हक़ सबको है। ठीक है, तो इस सब को लेकर रोज़ा पार्कर एक सिंबल बनती है सिविल राइट्स मूवमेंट के और आगे बढ़ने के लिए। आप स्क्रीन में एक रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, उसमें लिखा था ब्लैक लाइव्स मैटर,
यानी हर जो ब्लैक लाइफ है वो बहुत मायने रखती है। आप हर इंडिविजुअल का जो जीवन है वो बहुत मायने रखता है। सिर्फ इस बात पे कि ये ब्लैक कलर के हैं या फिर इनका स्किन कलर ऐसा है, तो इस आधार पर भेदभाव करना किसी भी सोसाइटी के लिए बिल्कुल सही बात नहीं है। तो अमेरिका में बच्चों मई और जून में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था जिसको कहा गया था ब्लैक लाइव्स मैटर, और इसमें पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं उन लोगों ने समर्थन किया। इसको समर्थन करना भी चाहिए, क्योंकि आप इस तरह के समाज के बिल्कुल भी सदस्य नहीं बन सकते हैं जहाँ पर इंसान इंसान के साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो आप सब समझदार बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, और आप समझ रहे होंगे कि यूनिटी जो है, इक्वालिटी जो है, समानता जो है, सबके लिए बराबर का जो भाव है वो कितना ज़रूरी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अमेरिका में और क्या हुआ था। 1964 में देखो अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। एक सिविल राइट एक्ट आया था, द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड discrimination on the basis of race, religion and national origin. It also stated that all school would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate school especially set up for them. Despite this, a majority of African American continue to be amongst the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend government school that have fewer facility and poor qualified teachers as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government school are as highly rated or private school. तो यहाँ देख सकते हैं जो अफ्रीकन चिल्ड्रन हैं उनके साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो इन सब के अगेंस्ट एक एक्ट आता है 1964 में। उसमें कहा जाता है कि रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के आधार पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सिविल राइट मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था, तो आप बताओगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन कैन बी आस्क हु वाज रोज़ा पार्कर, तो आप उसको बता सकते हो रोज़ा पार्कर। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आई होप यू आर इनफ कैपेबल टू राइट आंसर नाउ। ओके, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इज़ इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट टू ऑल, तो आप इसको बता सकते हो, अपने स्टेटमेंट्स, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे एक आर्टिकल दिया है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें लिखी हैं, जैसे मैंने राइट टू इक्वालिटी की बात की थी, है ना। तो इसी तरह से राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 15 आता है। ठीक, इसमें क्या कहा गया है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी इन सब के आधार पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब वेदर यू बिलोंग एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, वेदर यू आर मेल, फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो इन सब के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स आपको अनइक्वल बिहेवियर नहीं दिया जाएगा। द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subjected to any disabilities, liabilities, restrictions or condition with regard to access to shop, public restaurant, hotel and place of public entertainment. I already taught you children that all public places, जो भी public places हैं, इन सब का सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो घाट्स हों, चाहे वो रोड्स हों, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हों। इनको किसी भी आधार पर, उनके जन्म के आधार पर, उनके कलर के आधार पर, उनके जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। Now our next topic is challenges of democracy. So what are the challenges in front of democracy? There are lots of challenges in front of democracy. As you know that no country can be described as being completely democratic. Why? There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a great recognitions of equality on the existence as well as new issue. Central of this is the struggle for the recognition of all person as equal for their dignity to be maintained, यानी सभी लोगों को बराबर का अधिकार देना चाहिए। In this book you will
read about how the issue of equality affect the various aspects of the people. तो इसमें कई चीज़ें आपको दिखाई देंगी इस चैप्टर में, तो आप आगे चैप्टर में भी आपने देखी साथ हैं। ये इश्यूज़ बहुत मायने रखते हैं। थिंकिंग अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन एंड दे आर बीइंग्स एबल टू बी मेंटेन देयर डिग्निटी इन अपहेल्ड, राइट। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड चैलेंजेस कि किस तरह से सबको इक्वालिटी दी जाए, सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में मायने रखती हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं चिल्ड्रन। इन ए डेमोक्रेसी वाई इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट? क्या डेमोक्रेसी में एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट है? इसको आप लिखेंगे। आप समझ चुके होंगे राइट टू वोट क्यों इंपॉर्टेंट होता है इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी का मैंने मतलब भी आपको बहुत क्लियर में बताया है। अब आप ये जो रीड करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे। 50 नंबर जो आर्टिकल है जो ब्लू बॉक्स में दिया गया है, और स्टेट 2 वेज इन विच द आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटीज़। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इनइक्वालिटीज़ जो है वहाँ पे वो उसको बताया गया है और उसको ख़त्म किया जा सकता है। इन व्हाट वेज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारी? आई ऑलरेडी टॉट यू दैट बोथ ऑफ देम एक्सपीरियंस अ सिमिलर वे ऑफ अंसारीज। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से बोथ वर ट्रीटेड एज अनइक्वल और किस तरह का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो आप पहले ही मैं आपको इसी प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें समझा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट है 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ ऑल पर्सनस आर इक्वल बिफोर द लॉ? जैसे आई ऑलरेडी टॉट यू दैट चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर एक डोमेस्टिक वर्कर कांता हो, तो लॉ इम्प्लीमेंट जो होगा वो दोनों पर सेम ही होगा। वाई डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी? और ये क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री में इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में आप इसको लिखेंगे, ठीक है। और ग्लॉसरी भी आप अपने फेयर कॉपी में आराम से इसको आप लिखेंगे। और कई तरीके के वर्ड हैं जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, डिग्निटी, और जो लास्ट में आपने देखा होगा सिविल राइट मूवमेंट। इन सब को आपको अपने फेयर कॉपी में लिखना है। और आप आज पहले लेक्चर सुनेंगे, फिर इन सब क्वेश्चन आंसर्स को लिख के कल आप मुझे अपना जो होमवर्क है वो बताएंगे। मैं आपको टाइम बता दूंगी, उससे मैं आपको सेंड करना, PDF फाइल बना के सेंड। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स। और अभी आप अपना ये वीडियो सुनिए ध्यान से और क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कीजिए। कल हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।